सभी भाइयों को राम राम। आप सबके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा, एक क्वेश्चनिंग माइंड आपका होगा कि अचानक से मेरे मन में ये जो राजनीति का विचार आया है कि अब मैं चुनाव लड़ूं, अचानक से ये क्यों आया है। तो ऐसे ही बहुत सारे मैंने अपने भाइयों से बात की राजनीति के बारे में कि मेरे विचार हैं, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले भी काम किए हैं और डिस्कशन भी मैंने काफ़ी लोगों से किया है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन थे जो लोगों के थे, उन्हीं को मैं आपके सामने उनके जवाब वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे विचार है राजनीति को लेकर। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो अचानक से नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि एक दिन रात को मैंने सोचा कि चुनाव लड़ना है और कल आज आपके सामने आ गया कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। उनमें से उसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं चुनाव लड़ूं। और यहाँ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मात्र एक विचार है मेरा, चुनाव लड़ने का अभी फैसला नहीं है। मैं आपके सामने विचार रखूँगा, आपको निर्णय करना है कि मुझे लड़ाना है नहीं लड़ाना। ये सिर्फ विचार होगा। अब आपको सोचना है कि क्या मैं आपके भले के लिए कोई काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और मेरा एक मानना है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन मैंने ली और जो एजुकेशन सब लेते हैं, एजुकेशन का फ़ायदा अगर केवल आपको है, अगर केवल मुझे मेरी एजुकेशन का फ़ायदा हो रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो मैं समझता हूँ वो एजुकेशन अधूरी है। अगर मैं अपनी एजुकेशन से अपने समाज को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता तो वो एजुकेशन सच में अधूरी ही है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी कमा लेते हैं, अपना गुजारा तो जानवर भी कर लेते हैं, फिर हम इंसान किस लिए है। अब मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करूँगा जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जिनके ऊपर शायद अभी तक या तो ध्यान नहीं गया या वो समस्या हमारी, कई बार क्या होता है कि समस्या हमारी आंखों के सामने होती है पर हम उसको इस तरह से नहीं देख पाते कि हम समझ पाए कि वास्तव में ये हमारी समस्या है। तो उन समस्याओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जागृत करूँगा। मैंने अपने जीवन में जो भी एजुकेशन हासिल की और साथ में मेरी एक आदत रही, मैं हमेशा अपना आत्मचिंतन करता हूँ, सेल्फ ऑडिट। और सभी को ये करना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। हमेशा आप शाम को सोचो कि आज आपने दिन में ऐसा क्या काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, उनसे सीखते भी हैं। तो अगर हम गलतियां करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, कभी विचार ही नहीं करेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। और गलतियां इतनी छोटी छोटी गलतियां फिर इतनी बड़ी हो जाती है, उनको सुधार नामुमकिन हो जाता है। तो अपना हमेशा सेल्फ ऑडिट करें। मैं हमेशा करता हूँ कि आज मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके ऊपर मुझे गर्व करना चाहिए। तो इसी सेल्फ ऑडिट से, आत्मचिंतन से मेरे जो समाज के प्रति विचार है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको मैंने देखा, उनको समझा, उनके सॉल्यूशंस के बारे में मैंने प्लान किया, सोचा कि क्या संभावित सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और जितना मैं अपने लेवल पर कर सकता था वो आरटीआई के माध्यम से मैंने किया है। वो मुझे कोई आदत नहीं, मेरी ऐसी आदत है कि मैं चुपचाप काम करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे ढिंडोरा पीटना नहीं आता और ना अच्छा लगता है। अब कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जो कि राजनीति में आने का निर्णय मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं आऊँ या ना आऊँ। ये सोच, कन्फ्यूजन मेरे माइंड में थी पहले से ही। बट अभी ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मैंने सोच लिया कि भाई अब आना ठीक है राजनीति में। तो उसके पीछे का कारण है ये समस्या है, जो समस्या अभी इतना विकट रूप ले चुकी है। और मेरा ये मानना है, मेरा अंदाजा है कि ये समस्या आने वाले टाइम में इतनी बढ़ जाएंगी कि आप की सोच समझ से परे है। जितना आपने मान सम्मान अपने गांव में कमाया है, इसको छोड़कर ही आपको जाना पड़ेगा, ऐसा समय आ जाएगा। तो पहले मैं उन कुछ समस्याओं को आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या समस्याएं हैं। एक सबसे जरूरी जो है हम किसी भी समाज के लिए, वो शिक्षा और स्वास्थ्य, दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हो तो समझ लीजिए कि समाज का नाश होना निश्चित है। हो सकता है धीरे धीरे होगा, 100 साल में होगा, बट होगा निश्चित है।
तो अगर हम आंख बंद कर लेते हैं कि भाई मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी खासी कमाई चल रही है, मुझे क्या मतलब है, मेरा तो चल ही जाएगा, हो सकता है पड़ोसी को दिक्कत हो, मुझे नहीं होगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी के मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आज आप देखो, हमारे गांव में काफ़ी लोगों के पास बहुत पैसा है। बेशक कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, तो हम सोचते हैं कि पैसा है तो कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, बच्चों को दूर भेज देंगे दूसरे किसी इंटरनेशनल में। जैसे हमारे आसपास के जो 6 स्कूल हैं, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है। ध्यान इंटरनेशनल भटनागर हो गया, मदर स्कूल इंटरनेशनल हो गया। तो इनमें भेजने से हमें जो नुकसान है वो अभी दिख नहीं रहा। हमें लग रहा है कि जो पैसा हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है, यहाँ भेज देते हैं। इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप 5-6 साल के बच्चे को 15 किलोमीटर दूर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, ठीक है, आप स्कूल में डोनेशन दे सकते हो, एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हो। लेकिन जो बच्चों का बहुमूल्य टाइम है बचपन का, 7:30 बजे 8 बजे का स्कूल अगर बच्चे का होता है, तो उसको 2 घंटे पहले, 1 घंटे तो रास्ते में लगेंगे, 1 घंटे तैयार होने में लगेंगे। अगर मान लो 7:30 बजे पहुंचना है उसको, तो 5:30 बजे उसको उठना पड़ेगा। तो आप ये भूल जाइए कि आपका बच्चा कभी मॉर्निंग वॉक पे जाएगा। 12 साल तो उसी स्कूल में रहेगा, 12वीं तक अगर ठीक ठाक पढ़ता रहा तो कम से कम 12 साल तो लगेंगे। तो जो हमारा बचपन का समय होता है, जिसमें हम मॉर्निंग वॉक पे बच्चे को आदत डाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में आलस नहीं होता, उसमें चाह होता है कुछ काम करने का, कुछ दौड़ लगाने का। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आलस बढ़ता चला जाएगा। उस टाइम पे वो सुबह भी उठना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब वो स्कूल के लिए जा पाता था ना 5:30 बजे, तो उसके मन में ये रहेगा कि चलो स्कूल ख़त्म हो गया, अब मज़े से सोते हैं 8-9 बजे तक। तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाया आपका बच्चा। बेशक से उसने अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, बढ़िया स्कूल में पढ़ा, तो दिमाग से तो हो सकता है स्ट्रांग हो गया हो, बट उसका शरीर दिमाग के बराबर नहीं हुआ होगा। और ये जो दिक्कत है आपको 10 साल 15 साल बाद समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। अभी आप सोच सकते हो। अब और इसके क्या नुकसान है। अब जब बच्चा स्कूल से आएगा तो 1.5-2 घंटे उसको जाम में लगेंगे, शाम का भी टाइम नहीं है उसके पास खेलने कूदने के लिए। तो आप अपने बच्चे को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। और किस वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपको समस्या का पता ही नहीं है कि ये समस्या है। तो ऐसी ही और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में। आज एजुकेशन के बारे में करते हैं और भी कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक ये हमें नुकसान जो हम सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेज के हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। और एक अभी दूर नहीं होगी, 10-15 साल बाद दूर हो जाएगी, जब हमें लगेगा कि यार इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देश की एजुकेशन पर, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो बच्चा था उसने डिसीजन नहीं लिए थे, आपने डिसीजन लिए थे। और जो बच्चों के भविष्य के लिए निर्णय करते हैं हमारे नेता, उनके लिए हम सोचते हैं कि यार ये तो अपने समाज का अपना जानने वाला है, 10-15 साल से लग रहा है इसको वोट दे देंगे तो क्या फ़ायदा हो, कोई नुकसान तो है नहीं, दे देते हैं, क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल इतनी दूर है, इसमें हमारे नेताओं का क्या कसूर है। नेताओं का कसूर कुछ भी नहीं है, आपका कसूर है, क्योंकि आपके अंदर ये जागृति नहीं है। आपने अपने नेताओं तक कभी ये मैसेज नहीं पहुंचाया कि भैया कम से कम चलो, प्राइवेट सरकारी स्कूलों के पास संसाधनों की कमी है, सरकारी स्कूलों में आप इतने काम नहीं कर सकते, तो प्राइवेट स्कूलों को इन्विटेशन दो, उनको जगह मुहैया कराओ अपने यहाँ गाँव में। उनके स्कूल में आज भी तो हमारे बच्चे जा रहे हैं। एक मान लो अगर मैं जाता हूँ किसी स्कूल के पास कि भाई अपनी ब्रांच मेरे गांव में खोल लो, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, वो यहीं पढ़ लेंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, आने जाने का समय बचेगा, और क्वालिटी एजुकेशन वो अपने गांव में ही ले लेंगे। तो क्या वो मेरी बात को सीरियस लेंगे? नहीं लेंगे। अगर कोई नेता जाता है, एमएलए जाता है, तो बिल्कुल सीरियस लेंगे। उनको और भी बहुत सारे फायदे दिखेंगे कि ये नेता मेरा कोई और भी काम करा देगा, आज मैं इसकी बात मानूंगा, और बिजनेस तो मेरा बढ़िया चलेगा ही क्योंकि वहाँ जगह ही मुहैया करा ही रहा है। तो नेता कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि प्राइवेट स्कूलों को इन्विटेशन देते कि भाई हमारे यहाँ गांव में आ जाओ, हमारे बच्चे इतनी दूर जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हमने पैसा खर्च कर दिया, बच्चे पढ़ लेंगे।
तो इस सोच को बदलने का एक तरीका सबसे सिंपल आपके सामने है कि जो योग्य है उसको आपको मोटिवेट करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा कि भैया तुम आगे आओ। चाहे बेशक से नेता मेरे घर का हो जो 10 साल से खड़ा है, पर अगर मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा, तुम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, ये हमारा विकल्प नहीं है, संकल्प होना चाहिए और इसे हमें पूरा करना पड़ेगा, वरना हमारा भविष्य मान के चलो कि जो 50 साल में बर्बाद होने वाला था हो सकता है 60 साल लगेंगे उसको, बट बर्बादी के रास्ते पर तो निकल पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, समस्याओं से खुद को जागृत करना है कि समस्या एक्चुअल में हमारी है, और जो आपके बच्चे हैं आपको उनको ये भी शिक्षा देनी है कि भाई पढ़ाई लिखाई के साथ जरूरी है आपको समाज का भी ध्यान रखना है। बच्चों में संस्कार देने भी बहुत ज़रूरी है, उनको मशीन नहीं बनाना है। ऐसे तो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में होती है, फिर बच्चों को क्यों पढ़ाई करवाते हैं हम? सब चीज़ें गूगल पे है, क्यों बच्चों को याद कराते हैं कि भाई ये सब चीज़ें याद कर लो? वो तो गूगल से सर्च करके बता देगा। उसको पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि उसका दिमाग डेवलप हो। ऐसे ही हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना है, समाज को भी डेवलप करना है। तो समाज तभी डेवलप होगा जब समाज जागेगा, जब समाज असली मुद्दों को पहचानेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि भैया अपना खास नेता है इसको वोट दे देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हमारा तो अच्छा खासा पैसा हम कमा ही रहे हैं, चल जाएगा खर्चा। तो ये जो चल जाएगा वाली सोच है ना, इसी की वजह से हमारी आज ये हालत है कि इतने बड़ा गांव होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसे शिक्षित लोग नहीं हैं। जो है भी तो उनकी सोच इस तरह की है कि वो अपना पढ़ते हैं, कमाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, उनको गांव से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी भी पढ़ाई का समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तो होगी हमारी एक शिक्षा की बात। और प्राइवेट स्कूलों की बात कि हम प्राइवेट स्कूलों में क्या कर सकते हैं, कि प्राइवेट स्कूलों को अपने पास तो कम से कम ला सकते हैं। अगर हमें प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना है, सरकारी स्कूलों में अगर हमें विश्वास नहीं है, तो उसके लिए आपको डर का माहौल क्रिएट करना होगा अपने नेताओं में, और ये दिखाना होगा कि भैया अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें बदल देंगे, ये तुम हमारा खास है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तू हमारे भविष्य के बारे में सचमुच चिंतित है तो वो दिख जाएगा, तो हम तुझे बिठा लेंगे। तो एक मुद्दा हमारा ये हो गया। अब आते हैं स्कूल जो हमारे सरकारी है उनमें हम क्या कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के बारे में लोग कहते हैं कि भैया सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है, जनसंख्या का इतना बोझ है कि इतने सारे स्कूल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, सबको स्कूल में डालना ही डालना है, टीचर कम है, कुछ नहीं कर सकते भी, स्कूल में यही डालना है। जहाँ पे एक टीचर 40 बच्चों को संभाल सकता है उसको 100-120 बच्चे दे रखे हैं। अब इन संसाधनों की कमी से भी निकला जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो शिक्षा का समय है स्कूलों के लिए वो 5 से 6 घंटे बहुत होता है। जो इंटरनेशनल नॉर्म से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 5 से 6 घंटे स्कूल का टाइम ठीक है। अगर हमारा कोई स्कूल है उसमें हमें 120 बच्चे मजबूरी में डालने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की जनसंख्या का वजन है, हम बच्चों को बाहर भगा नहीं सकते, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो स्कूल है उसको 2 शिफ्ट में चला दो, 6 घंटे की जगह 5 घंटे का कर दो, वही टीचर होंगे। अब इससे एक समस्या का और समाधान हो जाएगा हमारा कि एक तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एक टीचर को संभालने के लिए कम बच्चे होंगे, वो बढ़िया से पढ़ा पाएगा। दूसरा फायदा होगा कि जब दूसरी शिफ्ट होगी तो नई टीचरों की भर्ती होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। तो इस समस्या में भी हमारा एक समाधान है, एक हमारा फायदा छिपा हुआ है कि इसमें रोजगार के भी अवसर है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो मान लो टीचर की भर्ती के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओज हैं, एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एनजीओ। वो क्या करते हैं, उनके पास वॉलंटियर्स जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो जाते हैं कि भैया हम समाज की सेवा करने के लिए तैयार है, सैटरडे संडे हमारे पास टाइम होता है। तो आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स के नीचे बैठ के वो पढ़ा रहे होते बच्चों को, गरीब बच्चों को। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ जो इस फील्ड में हैं,
एजुकेशन बच्चों को वहाँ जाकर पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार इतना नहीं कर सकती कि उनको अपने स्कूलों में जगह दे दें कि भाई तुम शाम को पढ़ा लिया करो यहाँ पे इन बच्चों को, फ्लाईओवर के नीचे क्यों पढ़ा रहे हो? सरकार इसलिए इसमें चिंता नहीं करती क्योंकि आपको चिंता नहीं है। सरकार बस आपके मन के साथ खेलती है, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको मुद्दे पे आने ही नहीं देंगे। तो अभी समय है, समय के साथ अगर हम अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो फिर समय सुधारेगा, और जब समय बदलता है ना उसकी चोट बहुत गहरी होती है। अगर खुद से बदल जाओगे तो बढ़िया है, संभल जाओगे। समय नहीं बदला तो फिर भगवान भरोसे ही है, वो मार सह नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको आज सिर्फ अपने विचारों से अवगत कराने आया हूँ, जागृत कराने आया हूँ कि भैया ये मेरे विचार हैं, और ऐसा नहीं है कि अचानक से ये विचार आए हैं, ये बहुत पहले से मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा था। तो अब ये एक बात तो होगी एजुकेशन की। अब दूसरी बात करते हैं, सीलिंग का एक मैटर हुआ था, आप सबको पता होगा कि एमसीडी ने सीलिंग करी थी, बहुत सारी दुकानें, मार्बल की दुकान के जो गोदाम थे वो सब सील कर दिए थे। तो आपने क्या कभी ये कोशिश करी इस मुद्दे को जानने की कि है क्या, किस वजह से सीलिंग हुई, या आपके किसी नेता ने, आप तो बहुत बार गए होंगे कि भैया सीलिंग खुलवा दो, हमारी गोदाम बंद है, किराया नहीं आ रहा, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, नेता ने भी आश्वासन दिया होगा कराएंगे कराएंगे, पर कभी आपने ये पूछा नेता से जाके कि भैया हुई क्यों, ये कारण क्या था इसका? उसको भी नहीं पता। और आपको भी आपकी समस्या है, ये तो एक ऐसी समस्या थी जिसने आपको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई थी, पर फिर भी आपने क्वेश्चन नहीं किया। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये जो सीलिंग हुई थी 2007 में दिल्ली का एक मास्टर प्लान बना था कि 15 साल में दिल्ली इस तरह की बना दी जाएगी। एक दिल्ली का मॉडल रूप तैयार किया गया था, प्लानिंग करी गई थी, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, राजधानी के लिए प्लानिंग करना मैंडेटरी है सरकार के लिए। तो उन्होंने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करके वो जो प्लानिंग की बुक थी अपना अलमारी में रख दी। 2020 आ गया, 2021 तक वो इम्प्लीमेंट होना था। किसी वकील ने जाके कोर्ट में याचिका दायर की, PIL दायर की कि भाई दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 तक कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, पर आज 2020 आ गई है, अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप MCD के अफसरों को नोटिस दो, उनको बुलाओ कि क्यों नहीं हुआ, क्यों काम नहीं कर रहे हो। कोर्ट ने नोटिस दिया, MCD अफसर पहुंचे कोर्ट, उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, पर लोग हमारी बातें मान ही नहीं रहे। जो ऑनर्स है, लैंड ऑनर्स है, हम उनके पास जाते हैं कि भाई ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर आप एग्रीकल्चर का ही काम करो और कोई काम मत करो, तो वो हमारी बात मानते ही नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर तुम्हारी बात लैंडलॉर्ड नहीं मान रहे, पुलिस लेके जाओ, सील कर दो उनको। तो आप तक आपके नेता ने सिर्फ इतना बताया कि ये कोर्ट के आदेश पे हो रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो क्या MCD के ऑफिसर एक अकेले एक इसमें पक्ष थे? क्या जनता पक्ष नहीं थी, लैंड ऑनर्स पक्ष नहीं थे? उनकी आवाज़ क्यों नहीं गई वहाँ पे कोर्ट में? उन तक तो पता भी नहीं चला कि ये मैटर भी चल रहा है। जब तक सीलिंग हुई नहीं, जब तक किसी का सील नहीं हुआ, तब तक जनता में पता ही नहीं था कि सीलिंग का ऑर्डर आ चुका है। तो सबसे पहले हमें समस्या को जानना है कि इस एक्चुअल में समस्या है। बड़ी सिंपल सी समस्या थी, इसमें हम क्या कर सकते थे? इसमें देखो 2 लोगों की गलतियां थी। जो दिल्ली का मास्टर प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ उसमें 2 लोग गलत थे। एक तो लैंड ऑनर्स जिन्होंने ज़मीन का गलत इस्तेमाल किया, चलो एग्रीकल्चर थी, उस पर एग्रीकल्चर करना चाहिए था। दूसरा MCD के ऑफिसर भी तो थे, 15 साल से उन्होंने सैलरी ली सरकारी खजाने से, तो क्या उनके ऊपर कोर्ट को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? तो हमारा जब हमारे नेताओं ने पक्ष रखा तो कोर्ट में हमको बेचारा बनाया गया कि जो लैंड ओनर से बेचारे, इनको छोड़ दो, इनसे गलती हो गई। जबकि हमें एग्रेसिवली अपना पक्ष रखना चाहिए था कि भैया हम गलत है, ठीक है, हमारा सील हो गया ना, अब इन अफसरों के ऊपर भी कार्रवाई करो। इन्होंने जो सरकारी खजाने से 15 साल सैलरी ली है, इनका क्या होगा? ये आरोपी नहीं है, ये गुनहगार नहीं है। अगर हम ये आवाज़ उठा देते उस समय पर, अगर हम कोर्ट में ये आवाज़ पहुंचा देते, तो 10 दिन के अंदर MCD के ऑफिसर खुद इसका समाधान निकाल देते, सीलिंग की नौबत तक नहीं आती।
तो ये भी हमारे जो हम सोचते हैं ना कि हमारे वोट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को भी वोट दें, काम तो किसी को भी नहीं करना। काम कोई करे ना करे, पर कम से कम ये तो देखो कि उसके पास नॉलेज है या नहीं जिसको आप वोट दे रहे हो। हमारे साथ समस्या ये होती है कि जिनके लिए हम वोट डालने जाते हैं उनमें से हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, सही विकल्प को चुनने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। हमारे पास ऑप्शन है कि भैया 4 लोग खड़े हैं, इनमें से जो सबसे कम खराब है, जो सबसे कम गंदा है उसको वोट देंगे। जो सबसे सही है वो वाला ऑप्शन तो हमारे पास होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक नकारात्मकता फैलाई हुई है पूरे समाज में कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। ये इसलिए ताकि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। अगर आप आवाज़ उठाओगे, आप साफ सुथरे लोगों को भेजोगे तो राजनीति साफ नहीं होगी। तो ये हमारी गलतफहमियां हैं, हमारी गलतियां, हमारी भूलें हैं जिनको हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो फिर इतिहास जो हमारा अभी तक महान था, उस इतिहास पे हम बस पछतावा करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी कि भैया हमारे पूर्वजों की गलती थी, इस वजह से हमारे ये हाल है, वरना हम तो सेठ गन्नेदास होते आज। तो अभी समय है, सही समय है। ये बात ध्यान रखना कि आज आपके पास पैसा होगा, समय होगा, पर समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपको कोई समझाने आया, कल भी कोई समझाने आएगा। अगर आज आपने किसी समझदार व्यक्ति को सोच समझ बिठा दिया कि भैया रहने दे, राजनीति तो बहुत गंदी है, समाज क्या कहेगा, समाज गलत चीज़ों पे क्यों नहीं बोलता? अगर कोई अच्छा काम करने की सोच रख रहा है तो आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए या उसको गिराना चाहिए? तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। मेरा काम था आपको जागृत करना, जगाने का काम ही मैं कर सकता हूँ। और जगाने के लिए एक कहावत है कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, तो जो जागने की नाटक कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है जो, उसको नहीं जगाया जा सकता। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध होगा कि भले ही सोए रहो, पर सोने का नाटक मत करना, वरना आपको जो नुकसान भुगतना पड़ेगा वो आपकी सोच से परे है। तो अभी तक हमने 2 मुद्दों पर बात करी, एक एजुकेशन और एक हमारा सीलिंग का मुद्दा। दोनों ही एक हमारे भविष्य के लिए था, जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर था। दूसरा हम जो आज खा कमा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर था। तो क्या मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको इसने प्रभावित नहीं किया? कि आपके नेता इसमें अच्छा काम नहीं कर सकते थे? क्या उनको कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी? इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना था, थोड़ा सा बस, बहुत ज़्यादा नहीं, पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता है कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पता है कि उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो उनको जो ये गलत फहमी है, इसको आपको दूर करना है, आप ही दूर कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। अब ये आपको सोचना है ये कैसे करना है। मेरा काम था जो मेरे विचार थे वो आपके सामने रखे। और भी विचार है, जैसे एक मुद्दा और है हमारे जो गांव में, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक रोग, जो दिमागी रोग है वो क्या है? उस मेंटल इलनेस हमारी इन समस्याओं की वजह से है। जो हम ये समस्याएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी आर्थिक जो गतिविधियां उनके ऊपर भी रोक लग जाती है सीलिंग जैसी गतिविधियों से, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनकी वजह से हमारे दिमाग में प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इनडायरेक्टली हमारे बच्चों के ऊपर जाता है। और जो हमारे बच्चे हैं वो इतने मैच्योर नहीं हैं। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि 18, 19 साल के लड़के उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम बस उनको सांत्वना देने चले जाते हैं, आगे कुछ नहीं सोचते। फिर एक और किस्सा आता है ऐसा ही, कहीं और भी हो जाता है, फिर हम उनके वहाँ भी सांत्वना दे के आ जाते हैं और सोचते हैं कि यार बहुत गलत हुआ। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इसके ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए? अपने समाज को इकट्ठा करके, अपने बच्चों को इकट्ठा करके, क्या उनको समझाना नहीं चाहिए? क्या उनके दिमाग को
तंदुरुस्त, उसके मन को मन दुरुस्त नहीं करना चाहिए। हम तंदुरुस्ती की बात तो बहुत करते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान जिम पर होता है कि अच्छी बॉडी बना लेंगे, पर दिमाग पर नहीं होता कि अच्छा दिमाग भी कर लेंगे। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है ना, उस वजह से ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, अच्छे खासे पहलवान भी। क्यों? क्योंकि ना तो हमने उनसे कभी बात करी, उनको डर था कि समाज पता नहीं क्या कहेगा। तो ये जो समाज का डर है ना, ये सबसे पहले हमें निकालना है, और ये बातचीत के जरिए ही होगा। हमें अपने युवाओं को इकट्ठा करके उनको समझाना होगा कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है। जो किसी की अच्छाई होती है तो लाइफ के साथ है, बुराई होती है तो लाइफ के साथ है, वरना मुर्दे की तो कोई बुराई नहीं करता। तो जीवन है तो सब कुछ है, ये हमें अपने युवाओं को समझाना होगा, उनको प्रेरित भी करना होगा।